सिर्फ पंजाब के लोग किसान हैं, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं। बात कहना चाहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। ये जब बिकाऊ लोग जब किसी चीज को देखेंगे बिकी हुई नजर से, तो बिका हुआ ही नजर आएगा। क्यों विपक्ष खत्म हो रहा है? क्या इतना विपक्ष कमजोर हो गया? उसके लिए दो शब्द है, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत नहीं, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सभी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक दिन अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलेगा। तो भाजपा तय की है, अगर हमारा एक शहीद नुकसान हुआ तो उधर के 10 शहीदों को नुकसान करूंगा एक के बदले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता, युवा कार्यकर्ता और हमारे समाज के उभरते हुए राजनेता, जिनका नाम है अभिषेक पांडे उर्फ बड़े। दोस्तों, इनसे बातचीत करेंगे, उनको जानेंगे कि ये क्यों राजनीति में आ गए इतनी कम उम्र में, और ये देश के लिए, हमारे समाज के लिए करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे द स्टोरी वाला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सौभाग्य दिया और आपने न्यूज़ चैनल में अपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका भी दिया। मैं इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ द स्टोरी वाला, तो इसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है और मंजिल उसी को मिलती जिसके सपनों में जान होता है। और मैं आपको देख के मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ, क्योंकि आपने संघर्ष के बलबूते पे एक छोटी सी चीज़ को एक अच्छे लेवल पर लेके गए हैं आप। इसके लिए अभी तो एक लंबा सफ़र तय करना है द स्टोरी वाला को, बट हम लोग भी आपसे इंस्पायर हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि आपने बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ा था। उसके बारे में पहले जिक्र कर दीजिए। जी, एक्चुअली क्या था, मुझे राजनीति में पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, चूँकि हमें जॉब प्रोफ़ेशनल चीज़ें ही अच्छी लगती थी। लेकिन कहीं न कहीं युवा के अंदर एक पीड़ा होता है, समाज को देखता है, समाज के लोगों से देखता है। कभी-कभी ऐसे रास्ते से भी हम गुज़रते हैं जहाँ चाह के भी लोगों का मदद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ है, सेवा करने का सबसे अच्छा चीज़ है वो राजनीति है। अगर राजनीति को अच्छे ढंग से किया जाए और सुचारू रूप से किया जाए, तो हमें लग रहा है कि राजनीति से बढ़िया सेवा करने का रास्ता कोई और है ही नहीं। आपने चुनाव लड़ा था, उसके बारे में बताइए, कौन-सा चुनाव था? जी, हमने चुनाव लड़ा था मोतीचक ब्लॉक वार्ड संख्या 28 से, जिसमें मैं सबसे कम उम्र का युवा था। और मैंने चूँकि मैं एक मिडिल परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे बाबा जी एक सरकारी इंटर कॉलेज के टीचर थे और मेरे पिताजी 1.5 साल के थे तब एक्सपायर कर गए। और जब मैंने क्षेत्र में निकला तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लोगों ने ट्रोल भी किया कि अभी इनका पढ़ने का उम्र है, अभी इनका मतलब आगे जॉब करने का उम्र है, इस उम्र में इन्होंने राजनीतिक बहुत सारे लोग ये भी कहे कि इतने कम उम्र में राजनीति करना अच्छा नहीं है, अभी आपका पढ़ने का उम्र है। अब मैं क्षेत्र में नियर अबाउट 3 साल से मेहनत कर रहा था। 3 साल से डोर टू डोर जाना, लोगों से मिलना, 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था। और लोग कहते भी थे कि इतना कम उम्र में राजनीति अच्छा नहीं है, ये सब बहुत कुछ मैंने सुना, बहुत कुछ सहा। लेकिन अब क्या था कि ये चीज़ एक दिन तो इतना ज़्यादा हद हो गया कि लोगों ने कहा कि इतना 4 दिन के लवंडी चुनाव लड़े चली आइल बा। मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे कि मैं टूटने लगा था अंदर से। ये कौन बोला था? किसी खास ने बोला था? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ लोगों का कहना था, जैसे विपक्षी दलों का कहना था, ऐसे ट्रोल करना था। जैसे मान लीजिए विपक्ष को कुछ तो चाहिए, तो विपक्ष हमारे खिलाफ एक ही साजिश रही, क्योंकि बड़े-बड़े लोग भी कहे, इसको हम देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि जातिवाद, एक जातिवाद का भी नाम देते हैं कि जाति, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से इस समय में अगर आप किसी से आगे जा रहे हैं या आप उससे आगे निकल रहे हैं, तो आपका अपना सागा ही क्यों ना हो, उसको कहीं न कहीं आपसे दिक्कत होने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और रहा सवाल कि मुझे कुछ लोगों ने बढ़ाया तो कुछ लोगों ने गिराया भी, लेकिन कहा जाता है कि मैं ये तो था कि मुझे सेवा करना है किसी तरह से। और मेरा हालात ये तक था कि मैं जब क्षेत्र में निकलता था, तो मेरे गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं था। उस समय मैंने कहा, बीच में ऐसा लगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ अब। और जब ऐसा लगा, महसूस हुआ, तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, क्या गरीब व्यक्ति कैसे समाज सेवा कर सकता है? एक मेरे सामने इतना बड़ा सवाल खड़ा था
कि क्या सच में गरीब आदमी अब चुनाव लड़ सकता है और समाज राजनीति में अपना एक अच्छा पहचान बना सकता है? ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और कहा जाता है ना कि जब हौसला आदमी अंदर बन जाता है ना, तो हिमालय पर्वत क्यों ना हो, उस पे भी चोटियों पे चढ़ जाता है। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास मेरा हौसला था। और जब वो मेरे पास पैसा नहीं था, तब मेरे साथ मेरा एक भाई है, उसका हौसला था। आपका भाई आपके साथ था। हाँ, उस एक बहुत ही जायज़ सवाल है कि आपकी उम्र में देश के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर आपने राजनीति क्यों चुनी? देखिए, वो सरकारी नौकरी देश की सेवा के लिए करते हैं। कि किसी तरह किसी को शौक होता है कि मैं पुलिस बनकर देश का अपने देश का सुरक्षा करूं। कोई सोचता है डॉक्टर बन के अपने देश का सेवा करूं। कोई कहता है मैं इंजीनियर बन के अपने देश के निर्माण में अपना सहयोग दूं। मैं कहता हूं मैं नेता बन के चाहता हूं कि मैं सबका साथ सबका विकास के माध्यम से, मोदी जी योगी जी का जो नीति है, मैं उसके माध्यम से लोगों का सहायता करूं। मैं उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचूं। मैं उसके माध्यम से जो गरीब, वंचित, पिछड़ा, शोषित, जो समाज से टूटा हुआ है, उसको समाज के एक धागे में पिरोऊँ। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं अगर मुझसे हो सके, अगर मेरे पास इतना ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऊर्जा आए कि मैं लोगों का सेवा करूँ। सरकारी नौकरी करने वाले जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग भेड़-चाल में लगे हुए हैं, मतलब सबको सरकारी नौकरी ही पानी है। ऐसा क्या बात है सरकारी नौकरी में या प्राइवेट जॉब में वो चीज़ नहीं मिल रहा है? फिर क्या रीज़न है कि सब सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं? देखिए, ये एक ट्रेड है, जिसको एक तरह का समझ सकते हैं बीमारी। अब ये इस प्रकार के लोगों के अंदर घर कर गया है कि सरकारी नौकरी एक सफल व्यक्ति है। हालाँकि ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली बहुत लोगों से बीच में भी रहता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आईआईटी के स्टूडेंट हुए। क्या वो सरकारी जॉब करते हैं? उनका पैकेज 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इंजीनियर होते हैं, प्राइवेट इंजीनियर, उनका 1.5 लाख, 2 लाख रहता है। प्राइवेट सेक्टर में अभी एक टीचर का ले लीजिए, अभी अगर नॉर्मल स्कूल में अगर उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो अच्छे खासे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में अगर वो टीचिंग का काम कर रहा है, तो अगर साइंस का स्टूडेंट रहा है, मैथ का स्टूडेंट रहा है, तो उसको कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपया उसको पर मंथ मिलेगा। तो देखिए, रोज़गार हर जगह है और सरकारी में ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन में अपना पूरा सपना पूरा कर लेंगे आप, ऐसा नहीं है। अगर आपको कल को फ़ोर व्हीलर ही लेना है, तो आप ईएमआई पे ही लेते हैं या जो बचाया गया पूँजी है, वही लेते हैं। और अगर आपको घर बनवाना है, तो आप अपने सैलरी बेस पे ही पैसा लेके घर का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एक बार ही में 5 लाख, 10 लाख रुपया आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हमारे विचार में हो गया है कि समाज में ये एक तरह का बीमारी हो गया है कि सब सरकारी नौकरी ही हमको सुदृढ़ व्यवस्था दे सकता है, हमको एक अच्छा पहचान दिला सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। करंट जो हमारी सरकार है जी, और आप इसी सरकार से, इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी, जी, अगर आप राजनेता बनते हैं, एक जी, बड़े पद पे जाते हैं, तो हमारे हाटा में जो भ्रष्टाचार या गुंडागर्दी, ये जो नशाखोरी चल रही है, जी। आपको लगता है ये है कि नहीं है? पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, कहा जाता है एक चीज़ है कि अच्छाई-बुराई दोनों दो सिक्के के पहलू हैं। अगर है तो कैसे ख़त्म करें? देखिए 2 चीज़ है, ये समाज में देखिए हमारा जब विकास नहीं था, अभी हम लोग हमें लग रहा है कि 2002 के बाद से हम लोग इतना स्मार्ट होते जा रहे हैं, दिन-प्रतिदिन इतना स्मार्ट होते जा रहे हैं और उतना ही ज़्यादा क्राइम भी बढ़ते जा रहा है। आपने गेस किया होगा कि पहले जो फ्रॉडगिरी था, वो चेक के ज़रिए चलता था। फ्रॉडगिरी जिसको हम जैसे कि मान लीजिए पैसे बैंक से फ्रॉड कर लिया जाते थे चेक के ज़रिए। अब क्या फ्रॉडगिरी सोशल मीडिया के द्वारा चालू हो गया है। तो देखिए जब समाज में प्रगति होता है तो उसके साथ-साथ ये दोनों कहें ना पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों साथ ही रहते हैं। जैसे कि एक समझ लीजिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो समाज में अच्छाइयाँ भी रहती है और बुराइयाँ भी रहती है। और रहा सवाल की कोशिश यही किया जाता है कि जो बुराइयाँ हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कुछ हद तक उसको सही किया जाए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि मैं किसी व्यक्ति से मिला, तो मैं उसको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अच्छे रास्ते पे जाइए। आप अच्छे तरह से जाइए, अच्छे रास्ते पे जाइए, सेवा के भाव से लोगों से मिलिए। आप थोड़ा-सा कम ही कमाइए, लेकिन उसमें अपने आप को खुश रखिए। लेकिन कई लोगों को क्या है होड़ लगा होता है, जैसे कि मैं कितना ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, कितना जल्दी ज़्यादा करोड़पति बन जाऊँ। उस उसमें अंधे होके क्राइम में अपना वो जगह बना लेते हैं और जो कि उनका पूरे भविष्य को लेके एक ऐसा संकट पैदा हो जाता है एक समय, लेकिन उनका एक हाल होता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो समाज के होते हैं, ना अपनों के होते हैं, ना सरकार के होते हैं। विधायक जी काम तो कर रहे हैं, पर उनके आगे-पीछे बहुत सारे दलाल घूम रहे हैं।
जो काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन दलालों के बारे में क्या कहें? देखिए, एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए हमारे माननीय श्री विधायक जी मोहन वर्मा जी, वो समाज में कार्य के लिए आए हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मेरे जानने-पहचानने वाले मुझसे रोज़, मैं एक समाज का प्रतिनिधि हूँ और मुझे जानने वाले 10 लोग, 20 लोग रोज़ आते-जाते हैं और मैं सबको, मतलब ये रखता है कि मैं सबको जानता हूँ और मैं किसी का असम्मान भी नहीं कर सकता हूँ। उसमें कुछ अच्छे आते होंगे, कुछ बुरे आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ, उनको भी ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे में वो माननीय विधायक जी किसी को तो हटा नहीं सकते हैं। अब उनके नाम पर अगर कोई समाज को शोषित करे, तो ये तो बात भाई गलत है। फिर अब इसमें इस माननीय पे विधायक जी को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अब विधायक जी के कानों तक अगर ये बात पहुँचती है, तो विधायक जी एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं, मैंने कई बार देखा है उनको फटकार लगाते हुए ऐसे व्यक्ति को। जहाँ से वो विधायक हैं, 1 हफ्ते में एक गाँव में जाएँ, वहाँ पे देखें, वहाँ की समस्याओं को सुनें, ऐसा उनको करना चाहिए कि नहीं? जी, ऐसा करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो हफ्ते में नहीं तो 10 से 15 दिन में किसी न किसी गाँव में उनका रहता है, जाना-आना लगता है। या वो निमंत्रण के बहाने, या वो किसी के कार्यक्रम के बहाने, या भारतीय जनता पार्टी के बहाने, गाना हर गाँव में देखिए जाना रहता है। ऐसा नहीं है, प्रतिनिधि हर गाँव में आते-जाते हैं। अब समस्या ये है कि अपनी बातों को तो जनता न रखेगी। जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी चीज़ का समस्या हो रहा है, तो माननीय विधायक जी अगर हमारे गाँव में आए हैं, तो मैं समस्या, जैसे कि अभी गाँव चलो अभियान के तहत हमारे ग्राम सभा में माननीय मोहन वर्मा जी आए थे। उसमें जिसको समस्या था, अ, उ उस कार्यक्रम के दौरान उपरांत लोगों ने अपनी समस्याओं को बढ़-चढ़ के रखा। जैसे किसी का समस्या था कि उसका आवास नहीं था, तो किसी का समस्या था कि पेंशन से वो काफ़ी दिनों से वंचित रहा। तो ऐसे में और विधायक जी ने तत्काल उस बातों को लिया अपने संज्ञान में और उसके उपरांत उन्होंने तत्काल काम भी कराया। हमारे गाँव के एक थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनका पेंशन काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा था। लेकिन विधायक जी की वजह से उनका हाल ही में पेंशन बना है। बहुत सारे गाँव की सड़कें खराब हैं, ठीक है? आवाज़ उठाई जा रही है, बन नहीं रहा है और बन भी रहा है तो 1 से डेढ़ साल ही चल रहा है, ठीक है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए आपके गाँव में काम हो रहा है, आपके गाँव में अगर सड़क निर्माण की काम हो रही है, आपके गाँव में या नाली निर्माण की काम हो रही है, तो काम तो आपकी नज़र में ही होती है। गाँव के सारे लोग तो रहते हैं वहाँ पे। काम तो रात में 1 बजे से चालू होता नहीं है। तो उस दौरान लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये कैसा मसाला यूज़ कर रहा है, कैसे सीमेंट का यूज़ कर रहा है, कौन-सा, ऐसा तो नहीं है एक्सपायरी सीमेंट का, जो लाट हुआ सीमेंट है वो यूज़ कर रहा है, और निर्माण में कैसे ये अपना काम को कर रहा है, कौन-सा ईंट लगा रहा है। तो जब जनता जागरूक हो, देखिए देखिए 2 चीज़ होता है कि मान लीजिए अब विधायक जी स्वयं आके काम करेंगे नहीं। अब वो विधायक जी किसी को काम दे दिए और वो उसके अंतर्गत काम होगा, ठेका-पट्टी के द्वारा ही काम होता है। आपको पता ही है किसी निर्माण का काम तो ठेका-पट्टी के द्वारा ही होता है। अब उसमें गाँव के लोगों का एक कर्म होता है कि अगर 2 नंबर का काम हो रहा है तो उसमें इंटरफेरेंस करें लोग। नहीं तो गाँव के लोग का कर्म होता है कि इंटरफेयर करें, ठीक है? जी। पर आपका भी तो काम है कि ईमानदारी से काम करें कि गाँव के लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए 2 चीज़ होता है। हमारी सरकार अब इसीलिए डिजिटल कर दी है व्यवस्था। पहले क्या होता था कि जो सरकार ₹100 देती थी, आपको पता होगा राहुल जी, ये ₹100 देती थी, तो जनता तक ₹1 पहुँचता था। इतना सरकार ने एक सुदृढ़ व्यवस्था किया कि अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है, तो वहाँ मोदी जी एक बटन दबाते हैं और सबके अकाउंट में पैसा गिर जाता है। मोदी जी के बारे में क्या राय है आपकी? मोदी जी तो समझ लीजिए इस समय देश के उभरते हुए और राष्ट्र, पूरे राष्ट्र के लिए, और एक राष्ट्र का तो धरोहर ही है, और मैं चाहूँगा ग्लोबल में जो उनका पहचान बना है ना, अभी देखिए मालदीव को लेके हम लोग हक्के-बक्के पड़ गए, चूँकि साली इस्लामिक फ़ोबिया जो, छोटे से देश से रिश्ता कैसे खराब हो गया? देखिए 2 चीज़ होता है। कहा जाता है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ओहि खाए बउराए जग, ओहि पाए बउराए। कहा जाता है ये छोटे लोग जो होते हैं ना, वो अपना स्वभाव दिखा देते हैं। मालदीव का सारा व्यवस्था टूरिज़्म पे था। और यहाँ की फ़िल्मी बॉलीवुड सेक्टर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग मालदीव जाते थे छुट्टी में। अब मालदीव का मतलब, मैं जानता हूँ कि इंडिया का 18% लोग, जो मैं अमीरों की बात कर रहा हूँ, जो अमीरों की श्रेणी में आते हैं, जो अच्छे खासे बिज़नेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वो लोग वहाँ टूरिज़्म के लिए जाते थे और वहाँ पे रहते थे, उससे मालदीव का इनकम बढ़ता था। अब वो मालदीव ऐसा, आप बताइए, वो मालदीव कहता है जिसका औकात खुद टापू पर बैठा हुआ है। दाई आप ये बताइए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या मालदीव को, अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक छोटे से, जो कहा जाता है धूल के बराबर तो नहीं है। आप देख लीजिए ना, हमारे छोटा-सा गोरखपुर है, यहाँ पे गीडा में चले जाइए, जितना यहाँ पे फैक्ट्री लगा है ना, उतना उससे तो हमें लग नहीं रहा ज़्यादा कि वहाँ का पॉपुलेशन होगा और उससे ज़्यादा वहाँ का इकोनॉमिक होगा।
फिर भी रिश्ते पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हुए हमारे। देखिए, एक पड़ोसी हमारा पाकिस्तान भी है। अगर आप ये पड़ोसी कर रहे हो तो एक पड़ोसी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। देशों से रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं, उसका फायदा चाइना उठा रहा है। देखिए, अब ये सब चीज़ साजिश तो चाइना का ही है। चाइना देखिए, अभी श्रीलंका को ले लीजिए, ये पाकिस्तान को ले लीजिए, फंडिंग करता है। चाइना इसीलिए फंडिंग करता है। कुछ दिन पहले वहाँ का जो टापू था श्रीलंका का, आपका उसका नाम देखिए, मेरे दिमाग से हट रहा है। उसको उसने लीज पर लिया था, आपको पता है उसका नाम, मुझे नहीं पता है, दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है। उसको उसने लीज पर ले रखा है। फिर पाकिस्तान को इसने इतना ज़्यादा पैसा दिया, इतना ज़्यादा पैसा दिया कि पाकिस्तान को अपने हाथ पे ऑपरेट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान देखिए भुक्खड़ कंट्री है। उसको जो जो देगा वही उसका पापा है। अगर ₹1 कोई अपने जेब में से दे दिया तो उसका अमेरिका भी पापा है, चाइना भी। इसी कन्फ्यूजन में ये पाकिस्तान पड़ा हुआ है। और देखिए, अभी मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, तो चाइना पूरा चौतरफा इंडिया को घेरने में है। ये मोदी जी की नीति है कि जो आज हम लोग को अपने आप को समझ लीजिए कि बचा के सुरक्षित हैं। नहीं तो चाइना पूरी चौतरफा से हमको घेर रहा था। और आप देख लीजिए, ग्लोबल लेवल पर हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात को मानी जाती है। ये हमारी एक ओहदा होती है। चाहे G20 का सम्मेलन हुआ, चाहे विश्व स्तरीय कोई बैठक हुआ, चाहे जो भी हुआ, लेकिन उसमें एक हमारा एक भाग रहता है। पहले की देख लीजिए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन, मैं देखता हूँ, देखिए 2 चीज़ होता है। ये आदमी का एक स्टैंड अप पोजीशन होता है भाई साहब, वो कहाँ खड़ा है इस समय, वो उससे उसका ज़ाहिर होता है कि वो किस जगह पे है। जब हमारा फ़ोटो आता है, वो भले ही से अगर कोई कह सकता है वो तो फ़ोटो देके खिंचवाते हैं, एडिटिंग करवा सकते हैं, हो ना हो, विपक्षी पार्टी है, ऐसा भी कह सकता है कि भाई वो एडिटिंग करवा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर एडिटिंग करवाते हैं, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय पर जब हम लाइव देखते हैं, वहाँ पर भी एडिटिंग हो जाता होगा। पहले काले धन का जवाब दीजिए। देखिए, काले धन का जो बात है, देखिए सर, ये जितना भी घोटाला हुआ, ये कांग्रेस के समय, नीरव मोदी कब लिया था पता है? ये भाजपा के समय में लिया था। अभी किंगफिशर का ये ओनर था उसका, विजय माल्या, उसने कब लिया था? कांग्रेस के समय के सारे घोटाले हैं। और रहा सवाल, भागे तो हमारे अपने देखिए भाजपा 2 के चीज़ है। सरकार। अब आप कांग्रेस के समय में लेकर भाग गए, अब जाने हमारे आका बचे ही नहीं हमको बचाने वाले। अब आका जब हमारे रहते तब ना हमको बचाते, अब तो आका है नहीं। अब भाजपा का सरकार है, भाजपा आप देख लीजिए, सहारा का ले लीजिए। सहारा, आपको पता है सारे लोग सहारा में पैसा निवेश किए थे। देश के भी जो विदेशी रिश्ते हैं हमारे मजबूत हुए हैं। हम लोग टूरिस्ट कहीं भी फंसा हो, देश का नागरिक कहीं फंसा, उसको वापस ला देते हैं। तो उन क्रिमिनल्स को क्यों नहीं ला पा रहे हैं देश में, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग? देखिए, 2 चीज़ होता है सर। अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपके घर 2 करोड़ की संपत्ति लेके आता हूँ, तो क्या मुझे इतना आसानी से चाहेंगे कि मैं चला जाऊँ? अगर एक पिता है और 2, 3, 4 पुत्र हैं, तो अगर एक पिता अच्छा खासा पैसा पाता है, सैलरी भोगी है या वेतनधारी है, और 3-4 पुत्र हैं, तो देखिए ना, कन्फ्यूज़न ही होता, तो कहता नहीं ये हमारे में रही हैं, वो कहता नहीं हमारे में। सेम कंडीशन है सर, 200 करोड़, 300 करोड़ जब रुपया आपके इंडिया से गया है, और वो भी विदेश कंट्री में गया है, तो क्या उसके घर के लोग वैसे छोड़ देंगे? और रहा सवाल, एक रिलेशन की भी बात आती है। एक रिलेशन की भी बात आती है। अगर हम लोग उसको डिफेंड करते हैं, तो हाँ, रिलेशन की एक बात आती है कि हमारा रिलेशन उससे बिगड़ जाएगा। और एक तरह की समझ लीजिए कि अभी जो भी रहा, लेकिन कांग्रेस का कोई ना कोई तो दोहरा नीति था ही कि भाई आप हमसे ले लीजिए, और जब विपक्ष की सरकार आएगी आप भाग जाइएगा, फिर हम जब आएंगे फिर आ जाइएगा। भाजपा जो है, आरोप लग रहे हैं कि भाजपा जो है विपक्षी विधायकों को, नेताओं को खरीद के अपने पार्टी में मिला रही है, और जो नहीं मिलना चाह रहा है उसके घर पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना सर, है? ये तो एक हंसी वाली बात आ गई है। जैसे कि हंसी वाले क्यों? हंसी वाली इस बात के लिए है कि सर देखिए, भाजपा को इतना कार्यकर्ता है, अभी बता दे रहे हैं, जमीनी स्तर पे इतने इसके कार्यकर्ता हैं कि हर व्यक्ति, मतलब हमारे, आप समझ लीजिए, मैं अपने गांव का उदाहरण, मैं अभी देश पे नहीं जाता हूँ, ना विधानसभा पे जाता हूँ, ना एक मंडल स्तर पे जाता हूँ। मैं अभी ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा में चले जाइए, एक छोटे से बच्चे से पूछिए कि बाबू पेपर उड़ दिया आई, तो कह रहे मोदी। छोटा सा बच्चा है, क्या थॉट है उसका? आज इतने सारी समस्या, तकरीबन धारा 370, इतने दिन से वो बीमारी, कैंसर का बीमारी फंसा था, जबकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, पाकिस्तान के लोग फंडिंग करके पत्थरबाजी, सीज फायर, हमारे रोज आए दिन हमको पेपर में पढ़ना, आज एक सैनिक शहीद हो गए, आज पुलवामा में घटना हो गया, आज यहाँ घटना हो गया, आज ठिकाना मारे गए। अब देखिए, आप अब बता रहे हैं जो 26/11 की घटना हुई थी, किसकी सरकार में हुई थी सर? कांग्रेस के साथ आप ये बताइए कहाँ से आ गया हो? मैं भी तो पूछना चाहता हूँ। देखिए, जब 2 चीज़ घटना कांग्रेस की सरकार में हुई तो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, तो जब भाजपा की सरकार में घटना हो रही तो फिर सरकार को ही दोष देखिए, देंगे 2 ना। चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब सरकार की पुलवामा में विफलता घटना होगी। हुआ, सुनिए, पुलवामा में घटना हुआ, हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर नीति बना लिया
कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और एक-एक शहादत का बदला लेंगे हम। और वो सर आप सारे लोग देखे हैं कि ये नहीं है कोई वंचित रहा। अब उसको तो मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस आई है, कुछ लोग मिल के अब कहें भाई झूठा तो अलग है। लेकिन मैं जानता हूँ और मेरी पार्टी जानती है और यहाँ के 125 करोड़ देशवासी जानता है कि हाँ, उसका हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाए। ऐसा नहीं है, लाइव शूट आउट हुआ, लाइव चला सब कुछ। ये सब देखने की बात है। हम लोग तो नेट पर भी वायरल हुआ था वीडियो, आप भी देखे होंगे। तो हमारा एक-एक शहीद का, अगर हमारा एक शहीद नुकसान होता है तो भाजपा तय की है, अगर हमारा एक शहीद नुकसान हुआ तो उधर के 10 शहीदों को नुकसान करूँगा एक के बदले। ये भाजपा की नीति है और इसके तहत आप देखिए ना कितना क्राइम बंद हो गया है। आप कभी अब बहुत कम सुनाई दे रहा है कि यहाँ आतंकवादी घुस गए हैं, यहाँ आतंकवादियों का ये चल रहा है, यहाँ आरडीएक्स बम लगा हुआ है, यहाँ बम लगा हुआ है। मतलब न्यूज़ में तो रोज़ कहीं न कहीं विस्फोट होता है। इस तरह का कि यहाँ पर आज ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे आज ब्लास्ट हो गया। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, आप देख लीजिए, उठा के न्यूज़ देख लीजिए, आतंकवादियों का जीना हराम हो गया है। अगर कोई उनका गतिविधि भी चल रहा है, तो वो लोग बस राम-राम कर रहे हैं कि हमारा कब सामत आ जाए। वो लोग टीका लगा के अयोध्या जी में कहीं बैठ गए हैं, वो लोग टीका लगा कहीं पंडित जी बन गए हैं। यही हाल है इस समय। सारे लोग अब राम-राम का पूजा कर रहे हैं। राम से याद आया, भगवान श्री राम से याद आया कि आरोप लगता है कि भाजपा जो है राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है। राम मंदिर पे किसका हक हो गया इस समय? देखिए, ये राम मंदिर देखिए भगवान किसी एक के नहीं है। भगवान आस्था के प्रतीक हैं और 125 करोड़ देशवासियों के भगवान हैं। हम लोग तो मानते हैं कण-कण में व्यापित राम है। तो देखिए हमारी आस्था की चीज़ें हैं ये। और जो 500 साल से वो जो चला आ रहा था एक बीमारी, उसमें न जाने कितने संघ के लोग मारे गए, न जाने कितने राम भक्तों पर गोली चलवाया गया। उसमें कितनी सारी बलिदान, कितने दिनों से वो हम लोग लड़ रहे थे एक मैटर को लेके और मोदी जी आए, उसको सॉल्व कर दिए। ये बताइए कम से कम मोदी जी ने सॉल्व कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला 2 था। चीज़ है। देखिए राम मंदिर बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। देखिए 2 चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, लेकिन कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में हुआ है, उनके राज्य में हुआ है। आप ये बताइए, इसके पहले क्यों नहीं फैसला हो गया? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले, जब कांग्रेस का समय से इतने लोग मरे, रोज़ दंगा होता था, आए दिन कहीं न कहीं घटना होता था। हिंदू इसके पहले फैसला नहीं हुआ, तो फैसला किसने दिलवाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। जी, जी। तो अगर भाजपा की सरकार में भी फैसला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया है, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं, ना। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है और भाजपा अपनी नीतियों पे काम करता है। देखिए 2 चीज़ है, पहले क्या होता था जब सर्वे होता था, तो उसमें जो कांग्रेस का हाथ रहता, सर्वे को पूरा होने नहीं देता था। तो सर्वे को होने नहीं दिया जा रहा था। जब सर्वे होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ काम कर पाएगा। तो सर्वे होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत था और हमारी मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने सुरक्षा दिया, हाई लेवल की सिक्योरिटी दिया और उस सिक्योरिटी के अंदर सही से सर्वे हुआ, जिसमें 5 जज बैठे। 5 जज के नेतृत्व में फैसला लिया गया राम मंदिर का। तो हम तो बहुत शुक्र हैं कि भाजपा सरकार सबको सेफ्टी की गारंटी या सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। मतलब ये मान लें कि आप एज ए भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जो राम मंदिर बना है, वो भाजपा की ही देन है। जी, जी, हमारी सरकार में बना है। हमारी सरकार देखिए सेफ्टी दी है। देखिए 2 चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आप आपको ऐसा तो नहीं कह रहे कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, भाजपा के दबाव में दिया, ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2 चीज़ है। मैं कह रहा हूँ आपको घर तक जाना है और आप कह रहे हैं कि रास्ते में एक कुत्ता, पागल कुत्ता है और पांडे जी काट लेगा, कुत्ता काट लेगा और कुत्ता का डर है। तो मैं कहूँ मैं उस कुत्ते का बीमारी जानता हूँ, तो मैं आपके साथ में एक व्यक्ति लगाता हूँ, डंडा लेके जाएगा, जब कुत्ता दौड़ाएगा ना, तो मार के भगा देगा। तो मोदी ने बस कुत्तों से सुरक्षा कराया है। देश में आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, सवाल पूछना, सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है। किसान आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उस पे हाई सिक्योरिटी लगा रही है, रोड पे बैरिकेड लगा रही है, उन पे गोलियां चलवा रही है, जो क्या कहते हैं रबड़ की गोलियां चलवा रही है। बहुत सारे किसान घायल हुए थे। अभी आपने सुना था कि एक युवा किसान था जो मर गया था। पर ऊपर से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जो हमारे बाकी जो नागरिक हैं दूसरे देश के, वो सब इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए एक चीज़ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन किसान है जो एसी लगा के मतलब टेंट गिराए हैं और उसमें एसी लगा हुआ, वो कौन किसान है? वो कौन किसान है जो फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं और उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था किया जा रहा है, खाने और पीने का बंदोबस्त किया जाए, वो कौन से किसान हैं? नहीं, अगर कोई किसान आंदोलन कर रहा है और वो एसी से आ रहा है, एसी की गाड़ी में आ रहा है, ठीक है, तो वो किसान नहीं हुआ। किसान कहाँ हुआ वो? मतलब आप मानते किसान साइकिल पे आए, पैदल आए, बैलगाड़ी पे आए, फटे कपड़े पहन के आए, तब वो किसान होगा? देखिए 2 चीज़ है त हमारी किसान की एक पहचान होता है,
और उसमें सारे किसान तो नहीं आए होंगे इस तरह से, देखिए कुछ ही 2 किसान चीज़ें होंगे जो अपने देखिए बूफर लगा के आए किसान हों। देखिए किसान जो होता है ना, किसान का पूरा परिवार, उसके बाल-बच्चे, उसके भूमि पर जो मातृभूमि होता है जहाँ पर हल और बैल चला के वो अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, उससे उनका टाइम नहीं रहता है साहब। ये एक किसान का पीड़ा भी है, जैसे कह लीजिए हमारे मतलब देश में उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो माँग कर पाएँ। हाँ, इतना आज टाइम जिनके नहीं पास है। आज जिनको ये समझ आ गया कि हम माँग कर सकते हैं, उनको दबाया जा रहा है। देखिए 2 चीज़ है, सरकार दबाने की काम नहीं करती है, 2 चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक समय थी, अभी कुछ दिन पहले जैसे कि मान लीजिए अभी चले जाएँ हम 2004-5 के तौर पे, तो उस समय हम लोग आपको पता होगा कि हम लोग जब डलिया में धान लेके जाते थे, तो 4 ₹7 ₹8 किलो धान बेचते थे। ये कहने की बात नहीं है। और इस समय व्यवस्था हो गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप धान लेके जाएँगे, तो अच्छा खासा रेट ऑफ इनकम मिल जा रहा है, ₹24 ₹25 किलो रेट मिल जा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर मान लीजिए किसान ये कहता है कि आप हमारी चीज़ों को फसलों को महँगा दाम में खरीदिए, 2 चीज़ है, महँगा दाम में खरीदिए और उसको आप सस्ते दाम में भेजिए। तो फिर देखिए 2 देखिए, चीज़ है। मैं इस पचड़े में नहीं फँसना चाहता। मेरा बस सीधा-सा सवाल है कि सरकार उन किसानों को दिल्ली आने से रोक क्यों रही है? उनको आंदोलन करने से रोक क्यों रही है? देखिए असल में वो किसान है ही नहीं है। 2 चीज़ है, किसान जो है ना, किसान अगर होते तो किसान एक जैसे कहा जाता है उसके वो जैसे कि वो अपने केचुओं को भी भगवान मानते हैं। उसके खेत में जो कीड़े होते हैं उनको भी भगवान मानते हैं। तो किस अभी आपने सुना होगा कि एक पुलिस वाले का भी हत्या हुआ है। किसान का एक पुलिस वाला भी मरा हुआ है, उसी आंदोलन में एक पुलिस वाला भी मारा गया है। तो बताइए जो जवान को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसके सामने एक क्या क्या मतलब है मैं समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ़ पंजाब के लोग किसान हैं। उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान हैं, सिर्फ़ उन्हीं के पास ज़मीन है। उत्तर प्रदेश में किसी के पास ज़मीन नहीं है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ के किसानों को अपना हक पता है। उनको पता है कि हमें कितना रेट मिलना चाहिए, कितनी हमारी कीमत है हमारे काम की। यहाँ के किसानों को नहीं पता होगा नॉलेज, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ लीडर नहीं होगा उनके पास जो बताता हो कि तुम्हारे खेतों के जो अनाज है उसका सही मूल्य ये है। उनको पता है तो अपना हक माँग रहे हैं। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा के लोग ही संविधान के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग संविधान के अंदर नहीं रहते हैं, मध्य प्रदेश के लोग संविधान के बाहर हैं, हम लोग संविधान के बाहर हैं। देखिए जो भी संविधान के अंदर है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, अपना अपना हक तो माँग सकता है वो। ऐसा नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ कहा जाता है कि उनको सिर्फ़ ये काम करना है, देश की व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करना है। देश के मतलब ये उनका देखिए, वो कहीं न कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नहीं, काम करते हैं। देखिए, खालिस्तानी उनको बोल दिया जा रहा है। वो पंजाब के किसान हैं, उनके बहुत सारे लड़के जो होंगे, पुत्र होंगे, बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी, जो आर्मी में होंगी, आर्मी की सेवा कर रही हैं, ठीक है? आप ये मान लें कि 10,000 20,000 जो किसान जुटे हैं, सब के सब खालिस्तानी हैं। इस तरह से हमारी जनता कह रही है उनको। देखिए 2 चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, जो उनका समूह है, उनको फंडिंग किया जा रहा है। एकदम साफ तौर पे फंडिंग किया जाए। ये बताइए किसान कितना दिन अपने घर को भूखा रख सकता है? आप बताइए। एक एक हर चीज़ का एक सीमा होता है। एक दिन आदमी भूखा रहने के बाद से देखिए एक आमरण अनशन होता है। उस अनशन में एक होता है कि किसान जैसे अन्ना हज़ारे का अनशन चला, 2 महीने 3 महीने तक चला। हज़ारे जी अकेले अनशन पे बैठे थे और ये कौन से किसान हैं कि इनके पीछे इतना सारा भीड़ लगा हुआ है और ये अनशन पे नहीं बैठना चाहते हैं, भूखों नहीं मरना चाहते हैं। ये भूखों मतलब आप चाहते हैं कि ये भूखे मर जाएँ, अनशन पे रहें, भूखे मर जाएँ, देखिए आपका ये कहना है क्या? नहीं, नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये कौन से किसान हैं, जो एसी में आते हैं, अच्छे-अच्छे हथियार लेके आते हैं, पत्थर हाथों में लेके आते हैं और मतलब बैरिकेडिंग को तोड़ के देश की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं और जहाँ तक मैंने देखा है, एक भी मीडिया हाउस ने उनका कवरेज नहीं किया है। वहाँ पे जाके लाइव वहाँ पे 1-2 यूट्यूबर्स गए होंगे, जहाँ पे लाइव कवरेज किया होगा। ना चैनल्स पे उनके बारे में बात होती है, ना कहीं बात होता है। तो हम कैसे मान लें कि उनके पास हथियार है, उनके पास पत्थर है, वो हमला कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप ये जान रहे हैं कि वहाँ पे बैरिकेडिंग बड़ा मजबूत है। ये जानते हैं कि वहाँ पे हाई सिक्योरिटी लगाई गई है। किसानों का मांग है कि हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अब हम ये बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? देखिए पहली बात तो पहली बात उसको किसान का नाम ना दीजिए। वो खालिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। उनके सारे लोग कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें। सारे लोग कनाडा से कर रहे हैं। सारे लोग कनाडा से उनको देखिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, वो सारा कनाडा से फंडिंग करवाई जा रही है। वो खालिस्तानियों के द्वारा फंडिंग कराई जा रही है। और देश में अभी तो मोदी नहीं तो हमें लग रहा था अगर हमारी भाजपा की सरकार नहीं होती तो गृह युद्ध करा देते ये लोग। जैसे कि सिचुएशन खड़ा किए हैं, एक गृह युद्ध कराने पर हमारे देश के कई टुकड़ों में बाँट दिए होते लोग। आपका कहना है कि खालिस्तानी हैं किसान आंदोलन के लोग।
देश के युवाओं की बात करते हैं। पिछले 7 सालों में यूपी में एक भी ढंग का पेपर नहीं हुआ है और बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। आपके सामने उदाहरण है, आपको भी पता है यूपी पुलिस का, आरओ का, खुद योगी जी ने उसको निरस्त कर दिया पेपर को। ऐसे क्या हालात बन जा रहे हैं कि पेपर हो ही नहीं पा रहा है या पेपर सरकार करा ही नहीं पा रही या फिर नौकरी ही नहीं दे पा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए 2 चीज़ें हैं सर। रहा सवाल मैंने बोला ना अच्छाई और बुरा पहले बहुत पहले इंटरव्यू में मैंने बोला कि अच्छाई और बुराई 2 सिक्के के पहलू है। सरकार रोज़गार को लेके हमारी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है। रोज़गार को लेके जैसे कि मान लीजिए अभी वहाँ पे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रोज़गार मेला लगता है। उसमें हमें लग रहा है कि हर 6 महीने के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाता है। और हमारी सरकार का पुरज़ोर है कि हर घर में एक रोज़गार होना चाहिए। अब रहा सवाल कि पेपर लीक होने की बात है, तो देखिए 2 चीज़ होता है कि अगर पेपर लीक हुआ, कहीं न कहीं तो जो अपराधी थे पेपर लीक करने वाले हैं, सरकार उन पे उचित कार्रवाई कर रही है। और अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश में जो यूपीपी का अभी पेपर लीक हुआ, उसमें योगी जी का स्टेटमेंट भी है और उसपे सख्त कार्रवाई के साथ-साथ निर्णय के साथ बोले, शीघ्र ही पेपर करवाया जाएगा, बहुत अच्छे व्यवस्था के साथ, सुदृढ़ ढंग से फिर से पेपर करवाया जाएगा। पिछले 1 से 2 सालों में देश में बहुत सारे दंगे हुए हैं। 2 मैं दंगों का नाम लूँगा, एक मणिपुर में हुआ, एक संदेशखाली पश्चिम बंगाल में। इन दोनों दंगों में बहुत सारे लोग, बेकसूर लोग मारे गए, बहुत सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, पर सरकार ने एक भी कड़ा निर्णय नहीं लिया इनके खिलाफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की और वहाँ की लोकल पार्टी की सरकार है। रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको जगह देने के कारण वहाँ पे अभी भी आपको मैं बता दे दूँ जो हिंदू जहाँ पे हिंदू आबादी कम है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, वहाँ की सिचुएशन जाके देख सकते हैं आप। वहाँ पर एक छोटा सा बीजेपी का कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता है। और रहा सवाल मैं बता दूं वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है कि वहाँ पर आए दिन अभी कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए भाजपा का। आप पश्चिम बंगाल गए थे देखने? देखिए 2 चीज़ मैं वहाँ पे वर्धमान में काम किया हूँ। वहाँ वर्धमान में मैंने वर्धमान। हाँ, वर्धमान में मैंने काम किया, पेपर मिल में एज़ मैं काम भी कर चुका हूँ। तो वर्धमान का सिचुएशन यहाँ यहाँ तक की है कि वहाँ मुझे बीजेपी का एक अच्छा लीडर नहीं दिखा। आप जैसे कि कई लोग कह देते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी पैसे पे, तो भारतीय जनता पार्टी अगर पैसे पे ले रही है तो वहाँ क्यों नहीं ले रही है? मैं आपसे आपने एक बात कह दिया कि ऐसा वहाँ के हालातों का जिम्मेदार कौन है? वहाँ पर ममता बनर्जी जी हैं, साफ बात है। और मणिपुर के हालातों का जिम्मेदार कौन है? जी, मणिपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए जो साजिशें चल रही है, तो सोशल मीडिया पे देखते हैं रात दिन ये चलता है। उसमें एक चीज़ मैंने देखा है, नोटिस किया है कि मणिपुर की जो भी घटनाएँ हुई हैं, कहीं न कहीं इसमें आतंकवादियों के गतिविधि भी रहा है, इसमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं, इसमें कुछ कट्टरपंथी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल हैं, कुछ इसमें बांग्लादेश के भी लोग शामिल हैं। चलिए मान लेते हैं कि सब लोग शामिल हैं, जितना आपने बताया। जी। पर सरकार देश में तो भाजपा की है, देखिए मोदी जी की है, तो कुछ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही देखिए है? 2 चीज़ है। मैं एक बात तो स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी ने किसी भी भाषण में जिक्र तक नहीं किया है कि इस राज्य में ये हो रहा है, मैं इसके खिलाफ कठोर एक्शन लूंगा। देखिए चीज़ है, समुद्र को शांत देख के मत समझिए, उसमें रवानी नहीं है। और रहा जाए हमारे मोदी जी करने पे विश्वास रखते हैं, बोलने पे विश्वास नहीं रखते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी मणिपुर की घटना में जिसका भी हाथ है, वो सुरक्षित नहीं है। चाहे वो बस अपने जान की गुहार लगा रहा है या जो भी इस घटना में रहा, वो समझ लीजिए कि आज या कल या इस चुनाव के बाद कतई है वह सुरक्षित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये दावे के साथ कही है कि मणिपुर की घटनाओं में जो भी व्यक्ति सम्मिलित रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करेगी, कड़ी से कड़ी और सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। देश में 2 तरह के लोग हैं, एक तो कह रही है कि मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है और एक कह रहा है कि जो मीडिया है सरकार की अच्छाई दिखा रही है। आपका क्या मानना है कि मीडिया वाक़ई बिक गई है, जिसने सरकार की ख़मियों को दिखाना ही बंद कर दिया है, केवल उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है? देखिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जब बिकाऊ लोग जब किसी चीज़ को देखेंगे बिकी हुई नज़र से, तो बिका हुआ ही नज़र आएगा। मतलब मीडिया बिकी हुई नहीं है। देखिए कहीं मीडिया बिकी नहीं है भाई, आज के ज़माने में डिजिटल का ज़माना है। क्या-क्या बिक खरीद सकता है कोई? एक व्यक्ति को खरीद सकता है? जो मोबाइल आज के ज़माने में एक यूथ है किसके जेब में ही स्मार्टफ़ोन नहीं है और सड़क पर एक घटना होती है तो वीडियो तुरंत उसका वायरल हो जाता है।
वीडियो वायरल है तो पर मीडिया उसके बारे में बात नहीं करती देखिए, है। 2 चीज़ मैं आपसे वही बात आपने कहा है मीडिया की, कहीं की घटनाएँ हैं, कहीं भी कोई चीज़ हो रहा है, तो पहली बात मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया भी इस ज़माने में बहुत एक्टिव है। जितना मीडिया को लोग दे आज फ़ेसबुक खोलिए, कम से कम 10 यूट्यूब चैनल का न्यूज़ मिलेगा आपको, 10 लोग मिलेंगे, 10 न्यूज़ रिपोर्टिंग की कंपनियाँ मिलेंगी। आप कितने को खरीद सकते हैं भाई साहब? यहाँ सवा सौ करोड़ देशवासी हैं, तो कम से कम मान के चलिए कि 1 करोड़ मीडिया वाले भी हैं। कि जो न्यूज़ चैनलों की बात हो रही, तो अभी आए दिन कुछ ना कुछ देखिए कुछ खबरें अफ़वाह भी होती हैं। जैसे मानते हैं आप मान लीजिए कद मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। अगर मीडिया खुद कभी सवाल नहीं पूछेगा, तो इस तरह से तो लोकतंत्र पूरी तरह से गिर जाएगा। तो मीडिया का काम सवाल पूछना है, अगर वो सवाल ही नहीं पूछेगा, तो लोकतंत्र कहाँ से आगे जा पाएगा? देखिए मीडिया और पत्रकारिता ये आज से नहीं है, जब से अपना देश आज़ाद हुआ, जब से 1992 से जब से कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में आई, 1952 से जब सत्ता में आई, तभी से मीडिया और पत्रकारिता है। अब मैं कह रहा हूँ उस समय कौन-सा मीडिया था, कौन-सा पत्रकारिता था कि उस समय कांग्रेस ने 70 साल राज किया। 70 साल किस कैलकुलेशन से आप कह रहे हैं कि 70 साल राज किया कितना रा- उन- कांग्रेस ने? देखिए 1952 में भारतीय जनता 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। जी हाँ, तो उस तभी से वो सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। और तब से उसने कुछ नहीं किया। देखिए ऐसा देश में इतने देखिए 2 आईआईटीज़ चीज़ बने, आईआईएम बना, देखिए 2 देश चीज़ें में इतने एम्स बने, इतनी मैं सारी कह रोड्स बनी, मैं कह रहा हूँ तब सर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ सर जब भाजपा आई तभी सारा काम स्टार्ट हुआ। और एक अभिनेत्री का तो कहना था कि देश का असली आज़ादी 2014 में मिला था। देखिए 2 चीज़ है। एक चीज़ होता है कि एक पहचान होना और एक होता है बहुत बेहतर पहचान होना। दोनों में अंतर होता है। एक लोग मुझे जानते हैं और एक होता है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत आज से तो है नहीं। भारत देश तो पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या 2014 के बाद से ही जबकि हम लोगों के यहाँ अभी 2014 के बाद से हम लोग 4G, 3G का यूज़ करना चालू किए और 5G कर रहे हैं। कुछ दिन में हम लोग कुछ दिनों में 6G करेंगे। मैं कह रहा हूँ उस समय क्या टेक्नोलॉजी और देशों का इंडिया से कैसे आगे था? अभी क्यों हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है? हर आईटी के सेक्टर में, हर चीज़ में क्यों अभी डेवलप कर रहा है? क्या हमारा मैं कह रहा हूँ क्या हमारे पास क्या उस समय राफेल नहीं आ सकता था? क्या हमारे पास उस समय अच्छे से अच्छे हथियार नहीं आ सकते थे? अभी भी मैंने मेजर गौरी आर्य की बात सुना था कि उस समय जब इन लोगों के पास हथियार होते तो बेहद कंडम हथियार होते थे। अब मोदी जी के नेतृत्व में जब से मोदी जी आए अच्छे से अच्छे गन का सुविधा ऑपरेट कराया कि हमारे सैनिक के सबसे बड़ा होता है सैनिक का शस्त्र, उसका सबसे बड़ा रक्षक होता है। उस समय सबसे बड़ा उसका शस्त्र होता है उसका अच्छा वेपन्स, जो मोदी जी ने दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ये पहले क्यों नहीं कर पाई? ये मोदी जी ने अचानक तो नहीं दिया ना, देश प्रगति के आधार पे चल रहा था 70 सालों से। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में क्या था? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कुछ नहीं था, भुखमरी थी, बहुत सारी कमियाँ थी देश में, देश के पास पैसा नहीं था। वहाँ से देश ने बनना शुरू किया, प्रगति होती रही और ये मोदी जी ने जो काम किया वो प्रगति का एक हिस्सा है। अचानक से मोदी जी ने तो सारा चीज़ तो नहीं कर दिया होगा। उसी प्रगति के दौरान जब हमारे एक युवा नेता कांग्रेस के हैं, उनका बर्थडे एरोप्लेन में बनता है राहुल गांधी जी का। उस गरीबी, उस भुखमरी के दौरान उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है एक हवाई जहाज चार्टर्ड प्लेन में। उसी भुखमरी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी उनका कोर्ट होने जाता था प्रेस होने जाता था इंग्लैंड। नेहरू जी की बात कर रहे हैं। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ उसी समय। ये आपने कहाँ पढ़ा है? आपको आपको देखिए खोलिए सोशल मीडिया आपको हर जगह पढ़ने का मिल जाएगा आपको। सोशल मीडिया पे लिखी हर बात तो देखिए अभी के ज़माने में अभी के समय में कोई चीज़ किसी से छुपा नहीं है कि कौन कैसे ही बताइए इनका पूरा परिवार ही कांग्रेस है। ये अपने पूरे परिवार को ही मानते हैं। हमारा इनका पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पर राजनीति करती आई है। पंडित जवाहरलाल के बाद से देख लीजिए इनके लड़के, पोते, नाती, इनकी बहू, बेटियाँ सारे लोग कहीं राहुल गांधी के बारे में क्या आपकी सोच है? देखिए राहुल गांधी के बारे में मैं सोच क्या बताऊं, उनके बारे में कभी सोच उत्पन्न ही नहीं होती क्योंकि कहा जाता है ना एक वो चीज़ होना चाहिए, एक मैच्योरिटी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बात बता राहुल गांधी जी इतने दिनों से हैं, जहाँ पे राष्ट्र की बात आती है तहाँ उनको मैं एकत्रित नहीं देखता हूँ। न जाने क्यों होता है? आप ये बताइए मैं मानता हूँ कि विपक्ष की बात की है तो विपक्ष में मान लें तो मायावती जी को ले लीजिए।
मायावती जी जहाँ राष्ट्र की बात आती है वहाँ राष्ट्र के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला के रहती हैं, और जहाँ अब बात आती है उनकी विचारिक की और जहाँ राज्य की बातें आती है तो डिबेट करती हैं वो। तो ऐसा होना चाहिए ना विपक्ष। विपक्ष ऐसा नहीं होता कि आप राष्ट्रद्रोह करिए, आप राष्ट्र में कुछ अच्छा काम कर रहे तो करिए, ये कैसे हुआ भैया? राष्ट्र का काम है तो उसमें कंधे से कंधे मिला के चलिए। आप जब आइएगा तो उससे बेहतर काम करिएगा। आप इतने दिन रहे, आपसे जो हो पाया किया। भाजपा भारतीय जनता पार्टी आई है। राहुल गांधी राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, क्या अपने करते हैं? सारा बैठ अपने के पर्सनल फायदे के लिए करते हैं। बस सिंपल बात है। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो भाजपा की बुराई करने के लिए फेमस है, ऐसा भाजपा के लोगों का मानना है। पर कुछ लोग का मानना है कि ध्रुव राठी अच्छे मुद्दे भी उठाता है, सरकार की नाकामियों को उठाता है, सरकार जहाँ गलत कर रही है उसके खिलाफ उठाता है। जहाँ पे उसने वीडियो में भाजपा को कट्टर, मोदी जी को तानाशाह और पूरे देश को वन पार्टी वन नेशन की ओर जाते हुए बता दिया था। इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई जो देश है वन पार्टी वन नेशन की तरफ जा रहा है? क्या वाकई मोदी जी विपक्ष को खत्म कर रहे हैं या लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ है। मैं कह रहा हूँ, ध्रुव राठी के बारे में आप बताओ। मैं देखिए पहली बात मैं उनको जानता नहीं हूँ। ध्रुव राठी कौन है उनको मैं और उन्होंने जो बात कही है तानाशाह वाली, उससे कितना इत्तेफाक है? देखिए 2 चीज़, तानाशाह वाली बात ये है कि उनका अपना सोच है। मैं एक बात उनको, एक चीज़ अगर वो ऐसे बोले हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं विपक्ष खत्म है, क्यों विपक्ष खत्म हो रहा है? क्या इतना विपक्ष कमज़ोर हो गया? विपक्ष ये खत्म होने के कगार पे आ गया? क्या ये विपक्ष में इतना ही मोदी जी जब सबको खरीद के अपने में मिला लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड मार देंगे, ऐसा लोगों का कहना है, तो विपक्ष क्या करेगी? देखिए, आपको बता देता हूँ, सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानते होंगे। कभी सदन में एक वोट के लिए रोए हैं? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी शून्य से चालू की है सर सफ़र। और कहा जाता है अक्सर, जो शून्य से सफ़र चालू करता है ना, उसके लिए 2 शब्द है, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत नहीं, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सभी यूँ भी सही। कभी सदन में हँसा गया था अटल बिहारी वाजपेयी पर। सदन में कभी एक पार्टी से इस भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और माननीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक उड़ाया गया था। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक दिन अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलेगा। आज संपूर्ण देश देख रहा है और ये कहा गया है कि अब विपक्ष के पास रहा क्या? विपक्ष ने आज तक यही किया, राम भक्तों पे गोली चलवाया, विपक्ष ने कभी इमरजेंसी लागू किया, विपक्ष ने कभी पुजारियों पे फायर करवाया। आपको बता दूं, विपक्ष के पास अगर कुछ काम करने को है तो करे। जातिवाद पे आपकी क्या सोच है? आपको लगता है कि राजनीति से जाति कभी खत्म हो पाएगी? जातिवाद कभी खत्म हो पाएगा, खासकर यूपी और बिहार के राज्य से? देखिए 2 चीज़ है। जातिवाद पहले के समय में हावी था। अब जो यूथ जनरेशन आ रहा है ना, वो जातिवाद पे बिलीव नहीं कर रहा है, अब वो काम पे बिलीव कर रहा है। और रहा सवाल कि राजनीति के समय में, जैसे चुनाव के समय में जातिवाद का बोलबाला ज़्यादा हो जाता है और उस समय जाति का उपयोग सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको वोट से मतलब होता है। बाकी उनके जात और उनके बिरादर के लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि जाति वाले से मतलब है, चाहे ब्राह्मणित हुआ, चाहे वैश्य हुआ, चाहे क्षत्रिय हुआ, चाहे क्षुद्र हुआ, चाहे दलित हुआ। ये उसी समय इनको अपना बिरादरी याद आएगा जब वोट और चुनाव का समय रहेगा। और अक्सर अपंग लोग ही जात का प्रयोग करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जात को मानने से इनकार करती है, वो सबका साथ सबका विकास में अपना बिलीव करती है। अभी मैं बता दूं, हमारे युवा मोर्चा में सभी दल के लोग हैं। अगर दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित को किसी ने अगर एक समय में काम दिया, उसको चीज दिया, तो मायावती जी ने दिया। आप ये बताइए कितने लोग मायावती को लाइक करते हैं? अभी भीम आर्मी वाला आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि भीम ने कुछ नहीं किया, बस जात पात के नाम पे लड़ाता है और लोग उनके नाम पे जय भीम का नारा लगाते हैं। ये क्या है? जातिवाद पे लड़ाता है, पर भाजपा पे तो आरोप लगता है वो धर्म के नाम पे चीजें लड़ा देता है। मैं एक वो चीज बता रहा हूँ, दो चीज है। एक बात बता रही है, सबकी अपनी आस्था है, मेरी अपनी आस्था है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, धर्म की जो बात आती है, मेरी अपनी आस्था है, आपकी अपनी आस्था है, उनकी अपनी आस्था है। धर्म की बात क्या, सनातन धर्म ही सबको खटकता है। एक ऐसा धर्म है, इतने सारी इस्लामिक कंट्री होने के बाद से किसी में बहुत गुबत रखता हो, बहुत कुबत हो उसके पास, थोड़ा इस्लाम के बारे में कुछ बोल के दिखा देना। इस्लाम के बारे में कुछ बोल के दिखा दे, अगर बहुत कुवत रखता हो तो मैं तब मानूंगा कि सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम के नीचे चलती है सब। और सनातन धर्म क्या कहती है, ये अतिथि देव भव कहती है। इसी के नाम पर हर बार सनातन धर्म ठगी गई, चाहे मुगलों ने ठगा, चाहे अंग्रेजों ने ठगा।
सनातन धर्म एक छोटा सा पेड़ नहीं है जो इसको उखाड़ के बेच दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा ये बरगद का पेड़ है जिसके नीचे लोग छांव भी लेते हैं। सनातन धर्म के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को देखिए, उसको मुगलों ने तोड़ा, उसको अंग्रेजों ने तोड़ा। सनातन धर्म पे क्यों ही कटाक्ष होती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। सिर्फ सनातन धर्म से ही क्यों लोग पीड़ित रहते हैं? बात सनातन धर्म की नहीं है, बात है धर्म को राजनीति का मोहरा बनाना, वोट का संसाधन बनाना। भाजपा पे मैं आरोप कह रहा हूँ ओवैसी जी क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओवैसी जी क्या करते हैं? ओवैसी जी के मंच पर से एक नारा लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने लोग आवाज उठाते हैं? क्या वो क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो क्या करते हैं? ओवैसी के मंच से जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, जी। किसने लगाया था? देखिए, उसमें एक बच्चे ने नारा लगाया था। कैसे लगा दिया बच्चे ने? अभी हाल में मैंने उसका इंटरव्यू सुना, कैसे लगा दिया। ओवैसी जी के अभी एक भाई हैं, उनका जलाउद्दीन की कुछ ओवैसी नाम करके है। उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट के लिए बस अपने पुलिस वालों को हटा दिए, फिर मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। क्या क्या है, मतलब बताइए क्या है? आप वो तो कानून के हिसाब से उनके ऊपर केस हुआ है, देखिए, केस चल भी रहा है, दो चीजें, और उस लड़की को गिरफ्तार भी किया गया था। दो चीज मैं बता रहा हूँ। दो चीज, करनी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बताइए, जो फैक्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर तो ये हो रहा है, उसके ऊपर तो ये हो रहा है। और ये जब हमारी धर्म की बात आती है तो आपके धर्म में ऐसा है, ऐसा। अगर जय श्री राम लगाना कट्टरपंथी है, तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग जय पाकिस्तान का मुर्दा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इस्लामिक फूबिया जो चलती है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला होता है, तो लग क्या भैया? हम जय श्री राम, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर नाम लेते हैं, जिनकी अंदर मर्यादा भी है, पुरुषों में महाउत्तम भी माना गया, अब ऐसे व्यक्ति का अगर जयकारा लगा दे तो हम कट्टरपंथी हो गए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, दो चीज होता है। अब ये हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रताड़ना है, इतना ज्यादा प्रताड़ना, सिर्फ सनातन धर्म को ही लेके, इसके पीछे एक धर्म, विशेष धर्म नहीं पड़ा, इसके ऊपर सारे लोगों का नजर है। क्योंकि रहा सवाल कि अब ये हम लोग सिमट के नेपाल रह गया है और हमारा ये भारत रह गया है, और कहीं कोई है नहीं। बाकी चाइना में बौद्धिस्ट लोग हैं, बाकी इस्लामिक कंट्री है, बाकी ईसाई कंट्री है, और यूरोपियन में ईसाई को लोग मानते हैं। अब बचा हुआ है भारत और नेपाल। आप धर्म को प्राथमिकता देंगे या अपने संविधान को? देखिए, ये बहुत ही कठोर सवाल है, मुझे जी। लगता है कि इसका जवाब हर इंसान नहीं दे पाएगा, हर भारतीय नागरिक नहीं दे मैं पाएगा। जवाब दे सकता हूँ इसका जवाब, मेरे पास सुदृढ़ जवाब दूंगा। मेरे लिए पहले संविधान, उसके बाद मेरा धर्म है। लेकिन पहली बात, मेरे धर्म को भी कोई उंगली ना दिखाए, क्योंकि मेरा मेरा अस्तित्व मेरे धर्म से है, और संविधान मेरा सुरक्षा, और संविधान मेरी हक की बात करती है। तो मेरे लिए पहले संविधान, फिर मेरा धर्म, क्योंकि मेरा धर्म मेरे संविधान की वजह से ही सुरक्षित है। तो इस देश में हर काम संविधान के अनुसार ही होना जी, चाहिए, सबको बिल्कुल। अपनी बात रखने का हक होना जी। चाहिए। तो आपको कहीं नहीं लगता नहीं कि भाजपा बहुत लोगों की आवाज दबा रही है? देखिए, दो चीज है, ये बस कहने की बात है। भाजपा किसी को दबा नहीं रही। क्या अभी बताइए, जो अभी आपने एक नाम लिया, उसका कौन सा राठौर की, कौन सा जो ध्रुव राठी। तो बताइए, अगर भाजपा करती तो ये कैसे बोलता? अभी भी बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, तो भाजपा उनके ऊपर क्यों? अभी भी डिबेट मैंने संबित पात्रा का देख लीजिए, जहां पक्ष विपक्ष दोनों बात संवाद करते हैं। तो भाजपा किसी को दबाने का काम नहीं करती है। भाजपा कदम से कदम मिला के, राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, राज्य स्तरीय की बात हुई, ये सबके साथ सबके विकास में, विश्वास में अपना बिलीव रखती है। एक छोटा सवाल मैं पूछना भूल गया था, बहुत बेसिक सवाल था कि आप अगर नेता बनेंगे, कोई बड़ा नेता, कोई पद आपको मिलता है, तो आप क्या काम करेंगे जो वास्तव में करना है, जिसको वाकई कोई भी नेता देख नहीं रहा जिसकी तरफ? पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, और सेवक बन के ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा जिज्ञासा नहीं है, लेकिन अगर संयोग से कभी मुझे, एक सपने की बात है, सपने जैसा है, और सपने में अगर मौका मिला तो सपने में ही कर लूँगा, क्योंकि मैं एक सेवक हूँ और सेवक बन के ही रहना चाहता हूँ। पहला तो काम करूँगा मैं, गाँव के छोटे-मोटे जो दंगे हैं, उनको ख़त्म करें, क्योंकि इससे हमारा एक व्यवस्था सुदृढ़ होगा। जैसे हर गाँव में सुदृढ़ व्यवस्था हो, एक निष्पक्ष निष्पक्ष जो है पंचायत हो, और निष्पक्ष पंचायत के दौरान कुछ तहसील के लोग रहें, कुछ थाना के लोग रहें, और यूथ को लेके, मैं यूथ को रोजगार को लेके भी काम करूंगा, शिक्षा पे। आपको नहीं लगता हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, युवाओं को मैं सर उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। और एक अच्छा, हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक डिजिटल व्यवस्था हो, जहाँ के बच्चे डिजिटल पूरी तरह से अपनी एजुकेशन को लें, और हमारे गांव के अगल बगल के जो है, वो एक सुधरी रोड रोड हो, जिसके अगल बगल पेड़ पौधे लगे हुए हो। और एक चीज़ हो कि रात में हमारे गांव में हर जगह लाइट की व्यवस्थाएं हों, और उसके बाद से जो भी हमारे गांव के अगल बगल हो, वो हर गांव में लाइट और बिजली, दवा, पानी और स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई संबंधी हर चीज़
व्यवस्था सुदृढ़ और हर गाँव में एक साथ ही साथ लाइब्रेरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा लड़का ना हो जो किताब की वजह से ना पढ़ पाए। उसके लिए एक मेरा व्यवस्था होगा कि हर गाँव 2-3 गाँव के अंतराल में एक लाइब्रेरी होगा, जिसमें हर पुस्तक का उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा और उसके साथ ही साथ हम हर गाँव में छोटा-मोटा उद्योग का व्यवस्था करेंगे। सरकार जैसे कि छोटी-मोटी उद्योग की बात करेंगे, 5-6 गाँव को मिला के एक छोटा-सा उद्योग क्रिएट किया जाए, जिसके हिसाब से व्यवस्थित किया जाए। बस मैं यही मेरा एक यही सोच है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस बातचीत को ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इनकी बातों से असहमति होगी, बहुत सारे लोगों को सहमति होगी। ये मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, इनकी बातें अच्छी लगी हों या नहीं भी लगी हों, अगर आपको लगता है कि इन्होंने एक तरफ़ा बातें की या सिर्फ़ एक भाजपा की हैं, भाजपा की पार्टी के इसलिए उनकी तरफ से बात कर रहे थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपकी आवाज़ बन सकें और इस तरह के युवा राजनेताओं को, युवा लोगों को जो आपको इंस्पायर कर सके, वैसी कहानियाँ और वैसा बातचीत आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।